है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। नेपाल के काठमांडू में पाकिस्तान दूतावास के पास लोगों ने पहलगाम टेरर अटैक को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। बताते चले कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली भी शामिल थे, जिनकी मौत हुई। और इसी को लेकर ये नेपाल के लोगों में भी विरोध उतना ही देखने को मिल रहा है और इसी के चलते पाकिस्तान में भी लोगों ने इस हमले को लेकर विरोध जताया। पाकिस्तानी दूतावास के पास ये विरोध जताया गया है नेपाल की जनता की ओर से। और पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम सभी ने 2 मिनट का मौन रखा है और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि घटना बहुत ही दुखद है और इसमें पुणे शहर के 2 परिवार भी शामिल है। मैं उनके परिवारों से मिलने जा रहा हूं। इस घटना से पूरा देश गुस्से और दुख में है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम सब लोगों ने 2 मिनट का मौन रख करके दिवंगत आत्माओं के लिए, शांति के लिए और ईश्वर उनको अपने चरण में स्थान दे, इसकी प्रार्थना की है। पर सच में एक बहुत ही दुखदाई घटना घटी है और पुणे शहर से भी 2 परिवार उसमें आहत हुए हैं। मैं आज उनके परिवार से मिलने जाने वाला हूं, लेकिन सच में ये एक बहुत ही दुखदाई, अमानवीय घटना घटने पर सारा देश उद्वेलित भी है, दुखी भी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि कल्पना से ज्यादा इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईश्वर उन्हें शक्ति देंगे और निश्चित रूप से इस उद्वेलित अवस्था में जो आशा देश ने प्रधानमंत्री से रखी है, इसको हम पूरा करेंगे। और ऐसे इस तरीके की घटना के पीछे जो लोग हैं, उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा, इस बात का भी हम सब लोगों को विश्वास। हम सब लोगों ने 2 मिनट। और हरियाणा के नूंह जिले से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है। फिरोजपुर झीरका थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सफाई कार्य कर रहे कर्मचारियों को कुचल दिया और हादसा इब्राहिमबास गांव के पास हुआ, जहां 6 कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं बढ़ते हैं आगे, एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां लखनऊ से आपको बताते चले अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पहलगाम हमले पर बयान जो अखिलेश यादव ने दिया था शहीद शुभम द्विवेदी को लेकर, अब लखनऊ में भी सियासत इसको लेकर गरमाई हुई नजर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए कानपुर के शुभम द्विवेदी को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के कथित बयान पर बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ की सड़कों पर अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं, जिनमें उन्हें शुभम द्विवेदी का अपमान करने का आरोप लगाया है। पोस्टरों में अखिलेश यादव से माफी की भी मांग की गई है और मामले पर अभी तक अखिलेश यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और सीधा चलते हैं यूपी की लखीमपुर खीरी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। सुरक्षा पर आधारित है, लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए 0 टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं।
बहनों और भाइयों, आज इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया, अराजकता से, दंगों से मुक्त किया, विकास की प्रक्रिया में तेजी के साथ उभरते हुए एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश देश के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदेश है। हाईवे है, वर्ल्ड क्लास हाईवे, एक्सप्रेस वे का अपना संचाल है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, देश की पहली इनलैंड वाटरवे और देश की पहली रैपिड रेल यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। चाहे वह बाढ़ की समस्या हो या बीमारी की स्थायी समस्या का समाधान, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इन समस्याओं का समाधान बखूबी करने के लिए आगे बढ़ा है। और बहनों और भाइयों, उसी क्रम में मैं गत वर्ष यहां आया था। मुझे उस समय दुख हो रहा था जब मैं पलिया क्षेत्र में, निगासन क्षेत्र में बाढ़ की समस्या से जूझते हुए लोगों को देख रहा था। और तब मैंने रोमी साहनी जी को बोला था, तब मैंने शशांक वर्मा को भी कहा था, तब मैंने यहाँ पे प्रभात वर्मा जी को भी कहा था। मैंने कहा चिंता मत करिए, इसकी अस्थायी समाधान का रास्ता हम लोग निकालेंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जल शक्ति विभाग शारदा नदी में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान के लिए उसे चैनलाइज करने जा रहा है। किसान का खेत भी नहीं जाएगा, खेत भी बचेगा और बाढ़ से बस्ती भी बचेगी। हमेशा का समाधान का रास्ता निकालने के लिए आपने देखा होगा 7 किलोमीटर का एक लंबा चैनल बनाने का कार्य हो रहा है। मुझे अप्रैल प्रथम सप्ताह में आना था, लेकिन मैंने इसीलिए उस समय कहा कि चलो पहले काम प्रारंभ करने दो। और मुझे अच्छा लगा कि यह कार्य आज तेजी के साथ आगे बढ़ गया है। उस समय यहां पर जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी आए थे, प्रभारी मंत्री आए थे, रोमी साहनी जी और अन्य जनप्रतिनिधिगण आए थे। और आज मुझे अच्छा लगा कि ये कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, सरकार जो पैसा खर्च करती है, ये सरकार के अपने पास का पैसा नहीं है, मुख्यमंत्री के पास का पैसा नहीं है, मंत्री के पास का पैसा नहीं है। यह पैसा है जनता जनार्दन का, टैक्स के द्वारा अर्जित पैसा। इसका सदुपयोग होना चाहिए। इसके लिए पहले हमारे सामने प्रस्ताव आया था 180 करोड़ रुपए की लागत से एक तटबंध बनाया जाए। तो मैंने कहा तटबंध से क्या होगा? कहा जमीन जाएगी किसानों की। तो मैंने कहा मिट्टी का तटबंध कितने दिन तक? शारदा नदी में 3 लाख क्यूसेक वाटर आएगा, कैसे वो मिट्टी का तटबंध रोक पाएगा? ये समस्या का समाधान नहीं। नदी को चैनलाइज करिए, ड्रेजर मंगाइए, एक साथ नदी को चलने का रास्ता दीजिए। तो लखीमपुर खीरी से अभी आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। और बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी से आगजनी की बड़ी खबर सामने आई है, जहां श्री मुनि सुव्रत कॉम्प्लेक्स के एक वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंच चुकी और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है और अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है।
बढ़ते आगे, झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर के सभागार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक चंपई सोरेन ने कांग्रेस पर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा राज्य में जो है तेजी से बदलती डेमोग्राफी और बांग्लादेशियों की बढ़ती आबादी को लेकर चिंता भी जताई, जिसमें चंपई सोरेन ने कहा कि धर्मांतरण और जमीन कब्जे से आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है और झारखंड को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन होगा। वो लड़ाई हमारा बगुनाडी 30 जून को होगा, जो सिद्धू-कान्हू हूल दिवस है। वहाँ का माझी परगना हमको आमंत्रित किया है। उस दिन से ही हम लोग आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए हम लोग उस दिन हम लोग अपना पूरा प्रदेश और देश को हम लोग संदेश देने का काम करेंगे। एक बड़ा जन आंदोलन तैयार करने के लिए उस दिन हम लोग और खुलासा करेंगे। जितना ही अब निंदा कीजिएगा कम होगा। आज देश का प्रधानमंत्री ऐसा तत्व को जवाब देने कड़ाई से कड़ाई करने के लिए कदम उठा रहे हैं। ठीक। बढ़ते आगे, बिहार के कटिहार से खबर सामने आई है, जहां डनखोरा थाना पर शराब तस्करी के आरोपी को छुड़ाने के लिए ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सूरज नाम के आरोपी को छुड़ाने के दौरान थाना परिसर में जमकर हंगामा, पथराव और तोड़फोड़ की गई और इस दौरान थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। हालात बिगड़ने पर पुलिस को आत्मरक्षा में कई राउंड फायरिंग भी करनी पड़ी। मौके से कई उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल थाना परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया और जिले के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति को संभालने में जुटे हुए हैं। और खबरों में बढ़ते हैं आगे, खबर गाजियाबाद से है, जहां बताया जा रहा है कि सैदपुर गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, यूपी के मंत्री असीम अरोड़ा और सुरेश खन्ना समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण कर उनके योगदान को याद किया गया। मंच से सामाजिक न्याय, समता और शिक्षा का संदेश भी दिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। अर्जुन राम मेघवाल ने अपने संबोधन में बताया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक देश भर में डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का जीवन समर्पण, समानता और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने संविधान निर्माण में जो योगदान दिया, उसके कारण आज भारत एक मजबूत लोकतंत्र है। विशेष रूप से महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए जो उन्होंने किया है वह अतुलनीय है। और इस दौरान हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 1 मिनट का मौन भी रखा गया। हमारी पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस का पूरा पखवाड़ा मनाने का तय किया और उसी श्रृंखला में आज आपके इस गांव में आए हैं। आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की आदमकद प्रतिमा का अभी अनावरण हुआ। आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, आदरणीय असीम जी, डॉक्टर साहब और ख़ास तौर से यहाँ के लोगों ने, जो संघर्ष समिति है इस क्षेत्र की, उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। हम उनको विशेष रूप से बधाई देते हैं कि डॉक्टर साहब की शिक्षाएं, उनकी नीतियां जन जन तक पहुँचें ताकि उससे लोग विशेष रूप से लाभ ले सकें। इसकी महती आवश्यक है। नई मूर्ति की स्थापना की गई है, साथ साथ बहुत ही सुंदर स्वरूप उसकी छतरी आदि के रूप में तैयार किया गया है। पर ये तो प्रतीकात्मक बात है। असली बात यह है कि बाबा साहब का जो संदेश है, हम सबको शिक्षित होना है, आपस में समुन्नति के भाव से काम करना है और साथ रहना है प्यार मोहब्बत से, शांति से, यानी सह अस्तित्व। तो समुन्नति और सह अस्तित्व के साथ में हम लोग को साथ रहना और काम करना है। जो 135वीं जयंती थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इसको 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में पूरे देश में, गांव में, ढाणियों में, कस्बों में मनाने का निर्णय किया और बाबा साहब के चरित्र को संपूर्णता में प्रस्तुत करने के लिए। और
गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के भोजपुर से खबर सामने आई है, जहां एक एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सवार पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बताते चले, जहां एम्बुलेंस हादसा हुआ और इस दौरान पिता और पुत्र की मौत हुई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, मामले की तफ्तीश कर रही है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, और इसी को लेकर फिलहाल पुलिस इसको लेकर पूरी चौकन्नी नजर आ रही है। और वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, तमिलनाडु के थूथुकुडी से आगजनी की खबर सामने आ रही है, जहां एक निजी निर्यात कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई और आग पर काबू पाने के लिए दमकल की टीमें मौजूद रही मौके पर और राहत बचाव कार्य भी किया गया। राहत के बाद ये रही कि अभी तक किसी के भी इस हादसे में हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। तो दमकल की टीमें मौके पर मौजूद रही और ये थूथुकुडी में गोदाम में आग लगी है। तमिलनाडु से ये जानकारी। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र के बीड जिले के माजल गांव में कश्मीर हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शिवाजी चौक पर स्थानीय नागरिकों ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को नमन किया और इस दौरान देशभक्ति के नारों के साथ शहीदों के बलिदान को याद किया गया। लोगों ने एकजुट होकर शांति, एकता और राष्ट्रभक्ति का संदेश भी दिया। तो शिवाजी चौक पर मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पहलगाम हमले में जो शहीद हुए हैं, तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। तो वहीं एक और जानकारी आपको बताते चले, लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन। आप सांसद संजय सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। गांधी भवन प्रेक्षागृह में दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। सभी जिला पदाधिकारी, प्रकोष्ठ प्रभारी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो लखनऊ से यह खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़ी भारी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। आप सांसद संजय सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इस दौरान बताया जा रहा है दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा आम आदमी पार्टी की ओर से। और वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, लखनऊ से एक और खबर आपको बता दें, सीएम योगी करेंगे जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत। 15 मई से पहले योजना का सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने तैयारी के निर्देश दिए हैं और सभी मंडलायुक्त और जिला अधिकारियों को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। तो लखनऊ से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य सचिव मनोज कुमार ने तमाम तरह के जो निर्देश है वो दिए हैं। सभी मंडलायुक्त और जिला अधिकारियों को तैयारी के निर्देश और जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। लखनऊ से ये जानकारी, 15 मई से पहले योजना का शुभारंभ किया जाएगा। बढ़ते आगे, पटना में राजद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए और इन पोस्टरों में दोनों नेताओं पर विभिन्न आरोप लगाए गए हैं और ये सियासी माहौल में ताजे विवाद की ओर इशारा कर रहा है। बिहार में सियासी बयानों और विरोधी दलों की सक्रियता बेहद बढ़ गई है। तो यानी कि एक बार फिर से बिहार में पोस्टर वॉर जारी है और राजद ने पोस्टर लगाए हैं और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और एक बार फिर से सियासी गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं आगे, धर्मनगरी में आयोजित भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह एवं संगोष्ठी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गर्मामयी उपस्थिति दर्ज कराई और उन्होंने अपने संबोधन में बाबा साहेब के जीवन और उनके आदर्शों को नमन करते हुए कहा
कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि कैसे समाज में समानता, न्याय और भाईचारे की स्थापना की जा सकती है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि बाबा साहेब एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने छुआछूत, जात-पात और शोषण के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने न केवल संविधान निर्माता के रूप में भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा दिया, बल्कि समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की भी रक्षा की। आगे उन्होंने कहा कि संगोष्ठी में हिस्सा लेना मेरे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे बाबा साहेब के आदर्शों को आत्मसात करें और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दें। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन दबे कुचले और वंचित समुदायों के कल्याण के लिए समर्पित रहा, जिसे आज की पीढ़ी को समझने और अपनाने की आवश्यकता है। और इस अवसर पर मंच पर पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, वरिष्ठ बीजेपी नेता सुभाष कलसाना, बीजेपी जिलाध्यक्ष और रविदास सभा के प्रतिनिधियों की गर्मामयी उपस्थिति मौजूद रही। संविधान दिवस के अवसर पर इस संगोष्ठी में आप सभी को मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि भारत माता के महान सपूत, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस उपलक्ष्य पर इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इस संगोष्ठी में, इस सम्मान समारोह में मुझे शामिल होने का अवसर मिला है। ये मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान दिवस के अवसर पर इस संगोष्ठी में बढ़ते आगे, ठाकरे परिवार की राजनीतिक यात्रा महाराष्ट्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय रही है। बाल ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने न केवल महाराष्ट्र में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई और उनके मौत के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे के बीच मतभेदों ने परिवार को दो धड़ों में विभाजित कर दिया। हालांकि हाल के सालों में देखें तो दोनों पक्षों के बीच सुलह के संकेत भी मिले, लेकिन क्या यह सुलह बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के कारण है? इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। बाला साहेब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी। उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु मराठी अस्मिता और हिंदुत्व था। वे एक मजबूत और आक्रामक नेता के रूप में पहचाने जाते थे, जिन्होंने कभी भी सत्ता की लालसा नहीं दिखाई, लेकिन उनकी पार्टी का प्रभाव इतना था कि महाराष्ट्र की राजनीति उनके बिना अधूरी मानी जाती थी। उनका निधन साल 2012 में हुआ, जिसके बाद पार्टी में नेतृत्व संकट पैदा हो गया। बाला साहब के बाद उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली। हालांकि पार्टी में उनके नेतृत्व को लेकर कुछ नेताओं ने असंतोष जताया। साल 2005 में नारायण राणे ने उद्धव के नेतृत्व को चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। और इसी समय राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर साल 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे की स्थापना की। राज का मानना था कि शिवसेना पहले जैसी नहीं रही और उन्होंने मराठी अस्मिता को प्रमुखता देने का संकल्प लिया। उद्धव और राज ठाकरे के बीच मतभेद साल 2006 से शुरू हुए थे। राज ठाकरे ने आरोप लगाया था कि शिवसेना में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जिसके कारण उन्होंने अलग पार्टी बनाई और इसके बाद दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। उद्धव ने कहा था कि राज ठाकरे ने पार्टी छोड़कर गद्दारी की है, जबकि राज ने उद्धव पर सत्ता के लिए पारिवारिक परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाया। उद्धव और राज ठाकरे के बीच चले आरोप प्रत्यारोप के दौर का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिला। जब ये दोनों भाई आपसी मतभेदों में उलझे रहे, तब बीजेपी ने धीरे धीरे महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। शिवसेना और मनसे दोनों की साख प्रभावित हुई और राज्य में उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर होती गई। बीजेपी ने इस अवसर का फायदा उठाकर न केवल सत्ता में अपनी पकड़ बनाई, बल्कि खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में भी स्थापित किया। इस आपसी टकराव ने ठाकरे परिवार के ओहदे को कमजोर कर दिया है, लेकिन हाल ही में कुछ घटनाओं ने संकेत दिया है कि उद्धव और राज ठाकरे फिर से एकजुट हो सकते हैं।
यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा को लेकर संवेदनशीलता बढ़ रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार द्वारा सभी मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य विषय बनाए जाने के फैसले का विरोध करते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने इस नीति को मराठी भाषा के सम्मान के खिलाफ बताया। दोनों नेताओं ने स्वतंत्र रूप से इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि यह मराठी की सांस्कृतिक गरिमा को चोट पहुंचाता है। राज ठाकरे ने भी इसी भावना को दोहराते हुए कहा कि मराठी को दरकिनार करना महाराष्ट्र की आत्मा को कमजोर करने जैसा है। यह विरोध ऐसे समय में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब केंद्र सरकार मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे रही है, फिर भी राज्य स्तर पर उनके महत्व को कम किया जा रहा है। अब जबकि उद्धव और राज ठाकरे के बीच फिर से एकजुट होने के संकेत मिल रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कहीं ये पहल बहुत देर से तो नहीं हो रही, क्योंकि पिछले एक दशक में दोनों भाइयों के मतभेदों ने मराठी वोट बैंक को 2 भागों में बांट दिया, जिसका सीधा लाभ विपक्षी पार्टी को मिला। बीजेपी ने इस राजनीतिक खालीपन को भरते हुए महाराष्ट्र में अपनी गहरी पैठ बना ली है। ऐसे में ठाकरे बंधुओं को अब यह एहसास हो रहा है कि यदि वे इस समय रहते नहीं जुड़े तो महाराष्ट्र की सत्ता उनके लिए एक खुली किताब की तरह रह जाएगी, जिसे वे पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसमें कुछ लिख नहीं पाएंगे। जिस शिवसेना की नींव बाल ठाकरे ने मराठी अस्मिता को लेकर रखी थी, अब वह सत्ता की दौड़ में पिछड़ती जा रही है और शायद यही कारण है कि दोनों भाई अब जनता को फिर से एकजुट कर राजनीति में वापसी की तैयारी कर रहे हैं। वहीं टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर दोनों एक साथ आते हैं तो हमें खुशी होगी, क्योंकि अगर लोग अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं तो यह बेहद अच्छी बात है। ठाकरे परिवार की एकजुटता महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी मौजूद है, लेकिन हाल ही की घटनाएं इस संभावना को जन्म देती है कि ये चचेरे भाई फिर से एकजुट हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनकी एकजुटता से राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि यह समय ही बताएगा कि उद्धव और राज ठाकरे एकजुट होते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।